हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है कूलाम्स नियम का सदिश निरूपण, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोगों को कूलाम्स नियम के बारे में बताया था, तो आप सभी लोग वो वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि बच्चों मैंने उस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को कूलाम्स के फॉर्मूले के बारे में बताया था। जो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता था यहाँ से F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सदिश रूप में निरूपित करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस समझना है कि भैया जो हमने यहाँ पर कूलाम्स का नियम पढ़ा था, उसमें जो हमारा फॉर्मूला था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो फॉर्मूला बच्चों में किस चीज़ का मान देता है। और यहाँ पर जो बच्चों हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो बच्चों यहाँ पे हमारा होने वाला है कूलाम्स नियम का सदिश निरूपण। तो बच्चों ये हम यहाँ पर क्यों पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कूलाम्स नियम का फॉर्मूला F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो बच्चों हमारा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बल का मान देता है कि अगर हमारा जो आवेश होता है Q1 वो Q2 पर बल लगाता है तो कितना बल लगाता है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन। तो बच्चों वहां पर जो आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ बल का मान मिलता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको क्या होता है, जो हम कूलाम नियम का सदिश निरूपण पढ़ने वाले हैं, इसमें बच्चों आपको कूलाम्स नियम का जो फॉर्मूला है वो बच्चों यहाँ से वेक्टर रूप में बनेगा। और ये फॉर्मूला बच्चों आपको बताएगा कि अगर हमारा एक आवेश Q1 Q2 पर बल लगाता है, कितना बल लगाता है ये भी आपको पता चलेगी। साथ साथ बच्चों आपको दिशा का भी यहाँ पर ज्ञान होगा कि यहाँ पर अगर Q1 आवेश क्या करता है, Q2 पर बल लगाता है, तो किस दिशा में बल लगा रहा है वो भी आपको यहाँ पर जानकारी हो जाएगी। ये जानकारी बच्चों आपको जो कूलाम्स का फॉर्मूला था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपको नहीं बताता है भैया, वहाँ पर दिशा का ज्ञान नहीं होता है। और इसमें बच्चों क्या होता है, दिशा का भी ज्ञान होता है कि जो हमारा बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है। तो बच्चों अब हम इस टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लगाते हैं कूलाम्स नियम का सदिश निरूपण। कूलाम्स नियम का सदिश निरूपण, जिसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों इस टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ वेक्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूँ, जो बच्चों यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन आपको समझना है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा कूलाम्स का फॉर्मूला होता है, बच्चों यहाँ से हमारा होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये कूलाम्स का फॉर्मूला होता है। ये बच्चों हमारा क्या है, अदिश रूप का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर दिशा का ज्ञान नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बल का ज्ञान होता है कि अगर हमारा Q1 आवेश Q2 पर बल लगाता है तो कितना बल यहाँ पर लगाता है। तो बच्चों इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अदिश रूप का फॉर्मूला कहते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर कूलाम्स का फॉर्मूला होता है। और यहीं पर बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा K का मान होता है वो कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस वाले मान को बच्चों यहाँ पर हम उठा कर रख देंगे K की जगह पर। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होगा कूलाम्स का वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों यहाँ से हमारे कितना जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होता है, कूलाम्स का फॉर्मूला होता है। बच्चों यहाँ पर हम जो डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं वो हम बच्चों इस फॉर्मूले को यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं। अब बच्चों इसके साथ साथ आपको समझना है कि अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर वेक्टर रूप में दिखाएंगे तो वेक्टर रूप में दिखाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर बल है उस बल के ऊपर बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से तीर का निशान बना देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये आपका ये वाला फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा बच्चों, सदिश रूप में निरूपित हो जाएगा। अब बच्चों इसी के साथ साथ आपको समझना है, आप सभी लोगों ने क्लास 11 में एक अध्याय पढ़ा था सदिश और अदिश के नाम से। तो बच्चों वहाँ पर आपने सभी लोगों ने यहाँ पर सीखा था भैया हमारी क्या होती है, एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश को बच्चों आप इंग्लिश में कहते हो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आर कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि जो हमारा एकांक सदिश होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से आर कैप से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम आर कैप का मान कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो कि जो भी हमारा वेक्टर दिया था उसको बच्चों हम क्या करते हैं, वेक्टर रूप में इस तरीके से लिखते हैं। और इस वेक्टर का जो बच्चों हमारा आर कैप होता है इसका परिमाण निकाल करके इस वेक्टर में भाग लगा देते हैं, तो आपको यहाँ पर आर कैप का मान मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो परिमाण होता है उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये एकांक सदिश का मान निकालने का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों आपको समझना है कि जो हमारा एकांक सदिश होता है इसका मान कितना होता है, तो आपको यहाँ पे पता होती है भैया इसका नाम ही क्या है, एकांक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एकांक सदिश का मान होता है या आर कैप का जो बच्चों हमारे यहाँ पे मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी हो जाती है कि जो हमारा एकांक सदिश है या हमारा यूनिट वेक्टर है इसका मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है। अब बच्चों आपको समझना है कि जो हमारे यहाँ पर एकांक सदिश है इसका यूज हम
हम किस लिए करते हैं और यहाँ पर इसका यूज किस लिए यहाँ पर होने वाला है, तो आपको बच्चों ये जानकारी मैं बताता हूँ। भाई यहाँ पर जो हम आर कैप का यूज करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बच्चों, दिशा की बात करता है कि जो हमारा बच्चा यहाँ पे बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है। तो दिशा को निरूपित करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस आर कैप का यहाँ पर यूज करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेना है। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सारी चीजों के बारे में जानकारी होती है तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो बच्चों आप इसका नोट कर लीजिए या आप इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका जो कंसेप्ट है या आपका यहाँ पे जो डेरिवेशन है उसको यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये जो आपका टॉपिक था, ये आपका कंसेप्ट था, ये आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा या आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि भैया अगर आप ये डेरिवेशन कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये सारे कंसेप्ट मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बारीकी से बताने वाला हूँ। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों ये टॉपिक 90% बच्चों को समझ नहीं आता है और बच्चों यहाँ पर वो कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं और क्या चीजें उनको समझ नहीं आती है, वो भी मैं आप सभी लोग को यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो तक बने रहिए। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम स्पेस कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले फिगर बनाएंगे और फिगर के साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पर कंसेप्ट भी समझाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अक्ष बनाते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारे यहाँ से अक्ष होता है, एक एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वाई अक्ष कहते हैं और इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष कहते हैं। अब आपको पता है कि जहाँ पर दोनों अक्ष आपस में एक्स और वाई आपस में मिलते हैं उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं और इस मूल बिंदु को बच्चों हम क्या करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम मानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर वाई एक्स आपका समतल है, इस समतल के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी दो आवेश यहाँ से मान के चलते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमने मान लिया कि जो हमारा पहला आवेश होता है वो Q1 होता है और ये बच्चों हमारा कैसा होता है, प्रकृति में धनात्मक आवेश होता है। और जो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा आवेश मानेंगे वो कौन सा होगा, Q2 होगा और ये भी बच्चों हमारा कैसा होगा, प्रकृति में धनात्मक आवेश होगा। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारे Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं ये कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो इनके बीच में जब भी बल लगेगा तो आपको पता है कौन सा लगेगा, यहाँ पर आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आपको ये चीजें आपको बेसिक तरीके से जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो आप इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ से हमारी क्या होती है, आर दूरी पर एक आवेश रखा गया है। इस आवेश को बच्चों हम क्या मानते हैं, यहाँ से Q1 आवेश मान लेते हैं। अब बच्चों इसी प्रकार से क्या होता है कि मूल बिंदु से हम यहाँ से एक दूसरा आवेश मानते हैं, जो बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, Q2 आवेश हो जाएगा। और ये बच्चों हमारा जो होता है Q1 और Q2 ये दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर साथ साथ ये भी मानेंगे कि जो हमारा Q1 आवेश है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसकी दूरी रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर रूप में मानेंगे। इसको हम मानते हैं यहाँ से हमारा R1 वेक्टर हो जाएगा, जो बच्चों आपको ये बताता है कि R1 वेक्टर की जो हमारा आवेश यहाँ पर है Q1 ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से वेक्टर रूप बनाते हैं, यहाँ पर तीर का निशान बनाते हैं। ये बच्चों बता रहा है कि जो हमारा आवेश Q1 है मूल बिंदु से R1 दूरी पर रखा गया है। अब बच्चों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारा आवेश यहाँ पर Q2 है ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसकी दूरी को दिखाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी बच्चों R2 वेक्टर आपको बताता है कि जो हमारा आवेश Q2 है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर रखा गया है। तो बच्चों इसको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से एरो बना करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों को समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ से आगे का जो कंसेप्ट है यहीं पर आपको ध्यान रखना है। यहीं पर जो बच्चे गलती करते हैं उनको यहीं पर कंसेप्ट समझ नहीं आता है। तो बच्चों आपको यहीं से वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और हर एक कंसेप्ट को समझना है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में ये कंसेप्ट बच्चों आपको यहाँ पर फिर से रिमाइंड कर दिया जाएगा। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भैया जो हमारा आवेश है Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों को चलाने के बच्चों हमारे यहाँ पर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि हम बच्चों क्या कर सकते हैं, Q1 आवेश को Q2 आवेश के पास लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम Q1 आवेश को Q2 के पास लाएंगे तो ये कितनी दूरी चलेगा उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इस Q1 आवेश को Q2 आवेश की तरफ लाते हैं। तो बच्चों इसका डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे वेक्टर का केस पढ़ रहे हो तो यहाँ पर तीर का निशान सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बच्चों यहाँ से हम बताते हैं कि जो भैया हमारा यहाँ से Q1 आवेश है वो Q2 की तरफ आ रहा है। तो बच्चों ये जो हमारी दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी, तो उस दूरी को बच्चों हम क्या करें, यहाँ पर R वेक्टर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम
कौन से आवेश को लेकर के आ रहे हैं और किस आवेश के पास ला रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा आवेश Q1 है ये बच्चों हम क्या कर रहे हैं लेके आ रहे हैं और किसके पास ला रहे हैं Q2 के पास। तो बच्चों इस दूरी को हम क्या करेंगे यहाँ पर R12 से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जिस आवेश को आप लेके आ रहे हो उसको बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे और किसके पास ला रहे हैं उसको बच्चों यहाँ पर बाद में लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी हो जाएगी। तो आपको ये पता हो जाएगा भैया हमारा Q1 आवेश Q2 के पास आ रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप जानते हो कि ऐसा भी केस हो सकता है कि Q2 आवेश को हम क्या कर सकते हैं Q1 के पास ले जा सकते हैं। तो कैसे ले जाएंगे, तो जैसे बच्चों हमने यहाँ पर ये वाला केस समझाया उसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे इस वाले को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस तरीके से तीर का निशान बना करके और बताना है कि अब हम क्या कर रहे हैं जो हमारा Q2 आवेश है इस Q2 आवेश को बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं Q1 के पास मिले जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमारी दूरी होती है वो बच्चों कितनी हो जाएगी, तो उसको हम दूरी को बच्चों क्या करेंगे R से पेन करेंगे। अब किस आवेश को ले जा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा दूसरा आवेश और किसके पास ले जा रहे हैं Q1 के पास। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो दूरी होगी वो R21 हो जाएगी और इसको हम बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे वेक्टर रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ आता है कि जब हमारा आवेश क्या होता है Q1 से Q2 की तरफ आता है तो उनकी बीच की दूरी यहाँ पर R12 से रिप्रेजेंट करते हैं और जब बच्चों हम क्या करते हैं Q2 आवेश को Q1 की तरफ जाते हैं तो उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर R21 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है कि भैया जब हम क्या करते हैं Q1 आवेश को Q2 के पास लाते हैं तो Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगाता है उस चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि जब हम क्या करते हैं Q1 आवेश को यहाँ पर Q2 के पास मिलाते हैं तो Q1 आवेश क्या करता है बच्चों यहाँ पर Q2 पर बल लगाता है। तो Q2 आवेश बच्चों क्या होता है ये पीछे की तरफ यहाँ पर भागना शुरू कर देता है। तो जब बच्चों ये पीछे की तरफ भागेगा तो यहाँ पर जो बल लगेगा उस बल को यहाँ पर हम निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो बल लग रहा है वो किस पे लग रहा है Q2 पर लग रहा है। तो जिस पर बच्चों हमारा बल लगता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और किसके कारण यहाँ पर बल लग रहा है तो हमारा Q1 आवेश कारण लग रहा है तो उसको बच्चों यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे। तो इस बल को बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे F21 से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों इसी प्रकार से हमारा क्या होता है जो Q2 आवेश होता है वो Q1 पर बल लगाता है। तो बच्चों ये जब बल लगाएगा तो ये हमारा जो Q1 आवेश है पीछे की ओर भागेगा। तो पीछे की ओर जब जाएगा तो यहाँ पर कितना बल लगेगा, तो आपको यहाँ पे समझना है कि किस आवेश पर बल लग रहा है। तो Q1 पर बल लग रहा है तो इसको हम बच्चों यहाँ पे पहले लिखेंगे और कौन बल लगा रहा है तो बच्चों हमारा दूसरा आवेश लगा रहा है तो इसको बच्चों यहाँ पे हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर बल को निरूपित करने का एक तरीका हो जाएगा। वेक्टर रूप में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया ये जो हमारा F12 है ये बता रहा है कि पहले आवेश पर क्या हो रहा है बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है बच्चों यहाँ पे दूसरे कारण लग रहा है। और ये बच्चों आपको बता रहा है कि F21 जो हमारा आवेश है दूसरा जो बच्चों हमारे यहाँ पे Q2 आवेश है वो उस पर हमारा जो आवेश है Q1 वो बल लगा रहा है तो उसको बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आएगा कि अगर Q1 आवेश क्या करता है Q2 पर बल लगाता है तो Q2 आवेश बच्चों क्या करेगा पीछे की ओर जाएगा और जब पीछे की ओर जाएगा तो यहाँ पर कितना बल लगता है उस बल को बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। F21 बच्चों आपको बताता है कि जो हमारा दूसरा आवेश है उस पर क्या कर रहा है पहला आवेश यहाँ पर बल लगा रहा है तो उसको बच्चों हम वेक्टर रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा जब Q2 आवेश हमारा Q1 पर बल लगाएगा तो बच्चों जिस पर बल लगता है उसको हम यहाँ पर पहले लिखते हैं। तो वेक्टर रूप में यहाँ पे हम लिखेंगे F12। अभी बच्चों हमारा बता रहा है कि जो हमारा पहला आवेश है उस पर क्या कर रहा है दूसरा आवेश बल लगा रहा है तो बल कितना लगा रहा है तो यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा F12। तो ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं थ्योरी कैसे लिखना उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई भी हमारा क्या होता है धनात्मक बिंदु आवेश होता है जो कि बच्चों हमारे यहाँ से हो जाएगा Q1 और Q2। तो यहाँ से लिखेंगे माना कोई दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु यहाँ पे लिख लेना बच्चों धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश Q1 व Q2 बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित है, स्थित हैं। तो बच्चों यहाँ से मान लेते हैं कि जो बच्चों यहाँ पे हमारा Q1 आवेश होता है इसको बच्चों हमने यहाँ से मान लिया कि ये हमारा क्या है बिंदु A पर स्थित है और जो बच्चों यहाँ पे हमारा Q2 आवेश होता है ये क्या होता है बिंदु B पर स्थित होता है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया। अब बच्चों यहाँ से मानेंगे कि जो हमारा Q1 आवेश है वो क्या होता है मूल बिंदु से R1 दूरी पर होता है और जो बच्चों यहाँ से हमारा Q2 आवेश होता है वो मूल बिंदु से R2 दूरी पर होता है। तो यहाँ से हम आगे लिखेंगे तथा Q1 व Q2 आवेश, Q2 आवेश मूल बिंदु बच्चों हमारे यहाँ से O है मूल बिंदु से R1 तथा R2 दूरी पर स्थित है,
अब बच्चों यहाँ तक आपको इस तरीके से थ्योरी लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दो केस बनाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर केस पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे कूलाम नियम के अनुसार। तो यहाँ से हम आगे लिखते हैं कूलाम नियम के अनुसार। अब बच्चों कूलाम नियम के अनुसार आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो इसी के साइड बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं। फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा यहाँ से आर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो बच्चों आपको ये चीज़ यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि बच्चे यही सब चीज़ों पर गलती करते हैं। तो अब बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले पहला केस बना करके, तो यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में बच्चों हम क्या लिखेंगे कि जो बच्चों यहाँ पे हमारा Q2 आवेश होता है वो क्या करता है, Q1 पर बल लगाता है। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं Q2 आवेश Q1 पर बल लगाता है। तो बच्चों उस बल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, F12 से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ लिख देंगे F12। ये बच्चों हमारा यहाँ से होता है वेक्टर रूप। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, कूलाम्स का फॉर्मूला लिख लेना है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले बच्चों, इसको कूलाम के फॉर्मूले में निरूपित करने वाले। यहाँ से लिखेंगे F12। F की जगह बच्चों हम क्या रखेंगे, F12 रखेंगे और इसको वेक्टर रूप में इस तरीके से लिख देंगे। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा आवेश है Q1 Q2 और जो बच्चों यहाँ से हमारा K है, ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो बच्चों इसको आपको ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, K और यहाँ पर जो हमारा Q1 है और Q2 है, ये बच्चों हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसको यहाँ पर हम इसी तरीके से लिखने वाले हैं। अब बच्चों आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि दूरी यहाँ पर हम कौन से लिखने वाले हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बल की दिशा है यहाँ पर F12 की, वो इस तरफ है। तो इसी तरफ आपको यहाँ पर दिशा देखनी है और जो दूरी होगी वही दूरी को आपको यहाँ पर लेना है। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा बल F12 है वो उसी डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। तो बच्चों आपको इसी डायरेक्शन में यहाँ पे दूरी को देखना है। तो बच्चों इसी डायरेक्शन में जो हमारी दूरी हमारी कौन सी यहाँ पर F21 है, तो यही वाली दूरी आपको यहाँ पर बच्चों लेना है। आपको देखना है कि बल की दिशा और जो हमारी दूरी की दिशा है, उन दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर दिशा क्या होती है, एक जैसी होती है, तो बच्चों वही वाली दूरी आपको यहाँ पर उठाना है और वही वाला बच्चों आपको यहाँ पे बल लेना है और यहाँ पर सीधा आपको लिख देना है कूलाम्स के इस फॉर्मूले में। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, वेक्टर रूप में निरूपित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारी दूरी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, R21 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे R21। अब बच्चों क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर वेक्टर रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर आपको वेक्टर इस तरीके से करके लगा देना है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसकी दिशा को बताने वाले हैं। तो इसकी दिशा को बताने के लिए मैंने आप सभी लोगों को बच्चों यहाँ से बताया था एकांक सदिश के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप जो दूरी ले रहे हो, इसी दूरी को क्या करना है, यहाँ पर एकांक सदिश के रूप में लिख करके और इसमें गुणा कर देना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, R21 को लिख करके इसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर R12 होगा, बच्चों ये क्या बताएगा, आपको दिशा बताएगा कि जो हमारी बल की दिशा है वो किस तरफ यहाँ पर बल लग रहा है, उसके बारे में ये बताएगा। तो बच्चों ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ कि भैया इसको हम किस तरीके से यहाँ पे लिखें। तो बच्चों आपको सबसे पहले देखना है कि जो हमारी दूरी है R21 और जो बच्चों यहाँ पे हमारा बल है वो हमारा कौन सा है, F12। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि जो हमारा बल है उस बल की दिशा किधर की तरफ है। तो आपको पता है जो हमारी बल की दिशा बच्चों हमारी इस तरफ है, तो इसी डायरेक्शन में आपको देखना है कि जो हमारी दूरी की दिशा है वो कौन सी दूरी होगी। तो आपको पता है कि जो हमारा बल है उसकी डायरेक्शन अगर इधर की ओर बच्चों यहाँ पर है, तो जो यहाँ पर हमारी बच्चों दूरी की दिशा होगी वो भी हमारी किधर है, इधर की तरफ है। तो आपको पता है यहाँ पर जो हमारा बल की दिशा है F12 और जो बच्चों यहाँ से हमारी दूरी की दिशा हमारे कौन से यहाँ पे R21। तो ये वाली दूरी आपको लेना है और ये वाला यहाँ से बल लेना है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ पे कूलाम्स के फॉर्मूले में उठा के रख देना है। आपको पता है कि जो हमारा यहाँ से K Q1 Q2 और यहाँ पर बच्चों हमारा है, तो ये हमारे क्या होता है, K Q1 Q2 बच्चों हमारे क्या है, एक अदिश राशि है। तो बच्चों इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे सीधा लिख देना है K Q1 Q2। तो बच्चों इसको हमने यहाँ पर सी में ऐसे यहाँ पे उतार दिया। उसके बच्चों क्या करना है, आपको बल की जगह जो हमारा F है उसकी जगह पर आपको ये वाला बल का मान यहाँ पे रखना है F12। तो इसको हमने वेक्टर रूप में इस तरीके से लिख दिया। इसके बच्चों जो हम यहाँ पे दूरी दी गई है, इस दूरी को हम यहाँ पे R नहीं रखेंगे। बच्चों आपको पता है कि जो हमारी बल की दिशा इधर है, तो यहाँ पर दूरी की भी दिशा कैसी है, एक जैसी है। तो बच्चों हम ये वाली दूरी उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो R की जगह बच्चों हम क्या करेंगे, R21 यहाँ पे रख देंगे और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों जो दूरी हमने यहाँ पर लिया है, इसी दूरी को बच्चों हम क्या करेंगे, एकांक सदिश के रूप में व्यक्त करके यहाँ पे इससे गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, वेक्टर रूप में निरूपित हो जाएगा। और इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे केस नंबर सेकंड। तो यहाँ से लिखते हैं केस नंबर सेकंड। अब जैसे बच्चों यहाँ पे हमने केस नंबर फर्स्ट किया था, सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड को करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे, अब इसी का आपको यहाँ पे जस्ट उल्टा लिख देना है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला
बल। तो बच्चों आपको पता है कि Q1 आवेश कारण जो Q2 पर हमारा बल लग रहा है बच्चों, यहाँ से कौन सा बल हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ से F21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है F21 हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस बल को यहाँ पर कूलाम्स के फॉर्मूले को वेक्टर रूप में निरूपित करना है। तो बच्चों आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, F की जगह हम कितना लिख देंगे, यहाँ से F21 हो जाएगा। और आपको बच्चों यहाँ से पता है जो हमारा K Q1 Q2 हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसको बच्चों आपको ऐसे ही यहाँ पर लिख देना है K Q1 Q2। अब बच्चों आपको दूरी पर ध्यान रखना है। तो आपको पता है जो हमारी बल की दिशा है वो नीचे की ओर है, तो आपको देखना है जो दूरी की दिशा है वो भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसी दिशा में होनी चाहिए। तो बच्चों इस दिशा में जो हमारी यहाँ पर दूरी है वो कौन सी है, R21 है। तो ये वाली दूरी आपको यहाँ पे उठा लेना है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे R12 और पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको पता है इसी का हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एकांक सदिश बना करके और यहाँ पर आपस में गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस बल की यहाँ पर दिशा को बताएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे R12 और इसके ऊपर हम बच्चों क्या करेंगे, कैप लगा देंगे। अब बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड मान लेंगे। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि भैया आपको पता है कि जो हमारी यहाँ पर दूरी है कि R12 और बच्चों यहाँ पे हमारा कितना है R21, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब बच्चों आप समझ रहे हो कि जो हमारा R12 है बच्चों हमारा इस डायरेक्शन में है, और जो बच्चों यहाँ से हमारा क्या है R21 है वो बच्चों हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो आपको पता है ये हमारा क्या कर रहा है, वेक्टर जो हमारा है R, ये क्या कर रहा है, दूरी को बता रहा है भैया जो हमारी R21 वाली दूरी है वो इस की ओर जा रही है, और जो बच्चों यहाँ से हमारा कौन सा है R12 है बच्चों हमारा उसकी दिशा क्या है, नीचे की ओर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों का बच्चों यहाँ पे क्या जो हमारा मान होता है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो बच्चों इस चीज को थोड़ा समझने के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बच्चों हमने यहाँ पे माना है जो हमारा पॉइंट है वो A है, और जो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है कौन सा है, B है। तो आपको पता है कि A और B के बीच की अगर हम दूरी यहाँ से माने तो बच्चों कितना है, यहाँ से 5 मीटर है। तो अगर इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करें, यहाँ से जब हम A से B की तरफ चलते हैं तो बच्चों उनकी दूरी कितनी होती है, 5 मीटर। अगर बच्चों हम क्या करते हैं B से A की तरफ जाएंगे, मीन्स यहाँ पर B से A की तरफ जाएंगे, तब पर भी बच्चों उनके बीच की जो हमारी दूरी होगी वो क्या होगी, यहाँ से 5 मीटर होगी। तो आपको यहाँ पर ये जानकारी हो जाती है कि भैया अगर हम A से B की तरफ जाते हैं तब पर भी उनकी दूरी 5 मीटर होती है, लेकिन अगर हम यहाँ से क्या होता है कि B से A की तरफ जाएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। मीन्स बच्चों क्या होगा, जो परिमाण होगा, जो दूरी होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है, आपस में विपरीत होती है। तो बच्चों इस चीज़ को यहाँ पर आपको नोट करके लिख देना है। तो यहाँ से बच्चों हम इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे साइड में लिखते हैं कि जो हमारा R12 होता है ये क्या होता है बच्चों, आपस में बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे R21। तो बच्चों इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि भैया जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है F12 और ये कैसे बराबर होता है F21 के, ये चीज़ मैं यहाँ पर प्रूफ करने वाला हूँ बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम का सदिश निरूपण कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, कूलाम नियम का सदिश निरूपण कहते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा या आप सभी लोगों ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों मैं आप सभी लोगों को इसके आगे का टॉपिक बताने वाला हूँ। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर का जो हमारा ये हेडिंग है और ये जो टॉपिक है इसको यहाँ पर इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद आपको समझाते हैं। बच्चों अगर आप सभी लोगों को भैया वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो यहाँ पर लेकर के आता रहता हूँ, और आप सभी लोगों को हर एक कंसेप्ट बारीकी से समझाने वाला हूँ। जो आप जहाँ पर गलती करते हो वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं सिलेबस कराने वाला हूँ वो यहाँ पर आप सभी लोगों को कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ क्लास 12th फिजिक्स का। तो बच्चों आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपना नोट्स बनाना है और अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा यहाँ पे समीकरण बनता है बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा, R12 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बराबर होता है किसके, R21 के। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 3 का मान चाहे आप यहाँ पे समीकरण 1 में रख दिए, चाहे आप समीकरण 2 में रख दिए। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, R12 का मान क्या करते हैं, समीकरण जो हमारा यहाँ पर है R21 इसका मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, या आप यहाँ पर 2 में रख दीजिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको उठा करके यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण बच्चों यहाँ से लिखेंगे 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण जो हमारा 2 है बच्चों हमारा ये है, और समीकरण बच्चों हमारा 1 ये है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, R21 की जगह पर ये वाला मान उठा के रख देंगे माइनस का R21। तो बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे F21 बराबर बच्चों यहाँ समझ जाएगा KQ1 Q2 अपान R की जगह बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से R21 हो जाएगा। तो आप लिख देंगे हमारे कितना जाएगा, R21 हो जाएगा वेक्टर रूप में, और पूरे का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से बच्चों हमारे क्या होगा, एकांक सदिश भी बदल जाएगा। तो यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा
R21 और इसके ऊपर कैप हो जाए, क्योंकि बच्चों आपको जानकारी है कि जो भी दूरी यहाँ पर होती है उसी दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं एकांक सदिश के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं और इसको आपस में यहाँ पर गुणा करते हैं। तो जैसे बच्चों हमने यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर भी हमने करके लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या माइनस चिन्ह है, तो बच्चों हम क्या करते हैं इस माइनस चिन्ह को यहाँ पर आगे लगाते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भैया हमारा समीकरण नंबर 1 है और जो हमारे यहाँ पे समीकरण नंबर 4 है ये दोनों आपस में बराबर है। आपको पता है कि भैया यहाँ पर हमारे क्या है R21 है, कैप है तो कैप वाली चीजें कैप के साथ बराबर है, और जो बच्चों यहाँ पे हमारी दूरी है R21 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है कि R21 पूरे का होल स्क्वायर ये भी क्या आपस में बराबर है। और आपको पता है भाई यहाँ पे हमारा क्या है जो K Q1 Q2 ये हमारी क्या होती है एक अदिश राशि होती है, ये भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो बच्चों हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 4 से कि जो हमारा F12 होता है बच्चों हमारे क्या होता है F21 के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस माइनस को हम इधर भेज लेते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे इस माइनस से आपस में गुणा करेंगे, जब माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा प्लस का हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे F21 वेक्टर रूप में, और यहाँ से बच्चों हमारे क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपान नीचे कितना हो जाएगा R21 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों हमारे कितना हो जाएगा R21 का कैप। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करना इसको समीकरण नंबर 4 मान लेना। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर 4 मानते हैं और इनकी आपस में तुलना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 4 की तुलना करते हैं, तो आपको पता है ये चीजें क्या हैं आपस में और ये चीजें क्या आपस में बराबर है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा F12 बच्चों बराबर हो जाएगा F21 के। तो यहाँ से हम लिखेंगे F12 वेक्टर रूप में बराबर होता है किसके F21 के। इसके आगे बच्चों यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो यही बच्चों हमारा क्या होता है कूलम्ब्स नियम का सदिश निरूपण होता है। और यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पर न्यूटन का तृतीय नियम होता है वो भी बच्चों यहाँ पर क्या होता है लग जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कूलम्ब का नियम होता है वो क्या करता है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि न्यूटन का तीसरा नियम बताया था कि अगर जो हमारा एक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। वही बच्चों यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि जो हमारा यहाँ पर फोर्स है F12 बच्चों हमारे क्या होता है F21 के बराबर होता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं कूलम्ब्स का नियम कहते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के साथ में।